हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IFS। तो गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर आज तो लाइव नहीं दिख रहे हैं आप। तो एक प्रकार से लाइव ही है। थोड़ा सा मुझे कुछ काम है जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आप सभी को लेक्चर्स आप सबका मिस नहीं होना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने एक रूटीन बना रखा है पढ़ने का। तो वो टाइम पे आप जरूर पढ़ाई करिए। तो हम आप लोगों के लिए कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे जो भी हमारे सिट और गेट एस्पिरेंट हैं। आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है एक रिकॉर्डेड कोर्सेस। तो जो भी एस्पिरेंट अभी तक रिकॉर्डेड कोर्सेस नहीं लिए हैं तो आप लोग इसे ले लीजिए, क्योंकि आप सब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है आप सबका। MSc स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कुछ जॉब करने वाले लोग रहते हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ हाउस हब्बी टाइप के हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास टाइम कम है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको लेकर के जब भी टाइम मिले आपको पढ़ाई करते रहना है। तो इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। अगर आप ये रिकॉर्डेड कोर्सेज ले रहे हैं, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे फ्लैट 35% ऑफ मिलेगा। तो कूपन कोड है हमारा IFAS35। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप सब ये रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकते हैं, जो कि सेट और गेट दोनों के लिए अवेलेबल है। चलिए दोस्त, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे कल पाई बांड के बारे में, ठीक है। पाई बांड की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो पाई बांड की स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और केसेस में। जैसे पाई बांड के कुछ केसेस की अगर हम बात करें तो पाई बांड हमने कहा था एक हमारे पास पी पाई डी पाई बांड होता है, पी पाई बांड होता है, उस तरीके से मैंने बात किया था। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैसे हमारे पास दो केसेस, एक और केस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक केस ये ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको, अरेंज करना है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बांड। तो क्या करना है आप सभी को, अरेंज करना है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ पाई बांड। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने मान लीजिए दे दिया 2p एंड 3d ऑर्बिटल, और सेकंड हमने दिया 2p एंड 3p के बीच। आपको यहाँ पे अगर आपको डिफाइन करना है तो इस केस में कैसे डिफाइन करेंगे, सभी लोग फटाफट सोच करके बताइए कि हमारा 2p 3d का पाई बांड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा या 2p 3p का ज़्यादा होगा। तो सोचने पे आप सभी को लगेगा कि सर हमारा p और p जो है सिमिलर है, ऐसा सोचेंगे। बट अगर हम बात करें तो जो हमने रूल बताया था स्ट्रेंथ ऑफ पाई बांड का, तो हमने पहला रूल कहा था स्ट्रेंथ ऑफ पाई बांड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ये बात मैंने बताई थी। दूसरा रूल मैंने ये कहा था स्ट्रेंथ ऑफ पाई बांड या सिग्मा बांड हमारा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा और डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। और थर्ड रूल मैंने कहा था परसेंटेज ऑफ यस करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दोनों का सेम है। बट इस केस में एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर हम इसके ऑर्बिटल्स को देखें तो इसमें भी p है, इसमें भी d है, दो के दोनों डायरेक्शनल नेचर है। तो इस केस में हमारे पास मान लीजिए p ऑर्बिटल हमारा 2p ऑर्बिटल ये है, ये हमारा 2p ऑर्बिटल, ठीक है। ये मान लीजिए हमने 2p ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है। और ये हमारे पास 3d ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है 3d ऑर्बिटल है। तो इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है 2p ऑर्बिटल, और 3d ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड इन नेचर होने की वजह से इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और अच्छा खासा ओवरलैपिंग करेगा। तो इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ये ज़्यादा होता है। बट हमारे पास एक 2p ऑर्बिटल है, एक 3p ऑर्बिटल है। तो इस केस में 3p ऑर्बिटल की साइज थोड़ी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू 2p, थोड़ा सा आपको दिखेगा भी। 3d में था बड़ा, 3d में था, बट इंक्लाइंड इन नेचर होने की वजह से उसकी तरफ अपने आप को उसका जो सीधापन है वो काफ़ी सरल टाइप का आदमी है, वो पी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है ताकि उसके बीच में इंटरेक्शन अच्छा हो पाए। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, अच्छा ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। तो अच्छी ओवरलैपिंग होती है तो हमें स्ट्रांग बॉन्ड देखने को मिलता है। बट इस केस में आपके पास एक लार्जर लोब है तो इसके बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे कम हो पाता है, तो ये बॉन्ड वीक होता है, इसलिए फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा हमारा फर्स्ट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड। चलिए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं कि पी पाई, ये जो पाई बॉन्ड जो बनता है ये बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करता है। जैसे क्या डिफाइन करता है
जैसे अगर मैं बात करूँ तो पहला हमें ये पता चलता है कि हमारे पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का नाम सुना है। तो नाइट्रोजन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता है 2s2 2p3। तो दूसरे नाइट्रोजन का भी 2s2 2p3, यानी हमारे पास p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से हमारा पाई पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक p में 3 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, आप थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, दूसरे नाइट्रोजन का भी 3p इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके अपना इसके साथ ये वाला बना लेगा, इसके साथ ये वाला बनाएगा। इसमें आपको पता है क्या, इसमें आपको पता है कि एक तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, पीजेड के थ्रू हमारा सिग्मा बॉन्ड बना दीजिए, पीजेड और पीजेड के थ्रू सिग्मा बॉन्ड, पीएक्स और पीवाई के थ्रू हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा लेटरल ओवरलैपिंग से, पीएक्स एंड पीवाई के थ्रू हमारा क्या बनेगा, पीएक्स एंड पीवाई के थ्रू हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, पीएक्स एंड पीवाई के थ्रू हमारा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, ये भी पाई बॉन्ड बना, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो इस केस में आपको पता चल गया ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में है, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। ये बात तो समझ में आ गया होगा आप सबको, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप सभी को ये बात पता है। तो ये बात सबको पता है, हम इसको इरेज करते हैं। ये हमने थोड़ा सा हिंट दिया है कि एक्चुअल में बना कैसे था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा आगे की पॉइंट्स में। अगर हम इसमें बात करें तो जस्ट नाइट्रोजन के केस में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन के केस में हमारे पास पाई बॉन्ड कैसे बना, नाइट्रोजन के केस में पाई बॉन्ड बना हमारा 2p एंड 2p ऑर्बिटल के इंटरेक्शन से बना, इसलिए 2p पाई बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ, इसलिए हम इसे 2p पाई बॉन्ड कहते हैं। अगर हम बात करें इसी के परिवार के मेंबर का जो होता है हमारा फास्फोरस, फास्फोरस में हम देखते हैं तो फास्फोरस हमारा P2 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी कि नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास पी पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है, पी पाई बॉन्ड हमारा वीक हो जाता है। और ये हमारा जो हो यहाँ पे क्या है, यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, NH2 NP3, यानी हमारे पास 3s2 3p3 है। सिमिलरली वही कहानी है। अब अभी हमने ऊपर बात किया था 3p ऑर्बिटल के थ्रू जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमारा वीक बॉन्ड बनता है। अभी हमने ऊपर बात किया था, एक ऑर्डर मैंने दिखाया था ऊपर हमने कल के लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 3p और 3p ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि लूप की साइज बढ़ जाती है, तो अब इस एरिया में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड हमारा वीक हो जाता है, यानी ये आपस में क्लोज में लाएंगे तो ये दोनों आपस में क्लोज में कर देंगे, तो ये दोनों क्लोज आ जाएंगे, क्लोज कर देंगे, लेकिन इनका जो बॉन्ड होगा काफी वीक होता है, दिखा तो हमने दिया है बट ये काफी वीक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड काफी वीक होता है। तो इस केस में हमारे पास 3p पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से टूट जाता है, तो ये हमारा P2 के फॉर्म में न बन करके ये पॉलीमराइज फॉर्म में बन जाता है। यानी जो पी पाई बॉन्ड बन रहा था वो हमारा वीक था यानी बनने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बना, तो लेकिन टूट करके अपने आप को पॉलीमराइज कर लेता है। और N2 जो है N2 के फॉर्म में था, नाइट्रोजन हमारा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट किया, बट फास्फोरस जो है P2 के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इसमें फास्फोरस की एटॉमिसिटी पूछा जाएगा, तो फास्फोरस की एटॉमिसिटी हमारा 4 होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। एटॉमिसिटी भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, एटॉमिसिटी हमारा इसमें 4 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको एक बात पता चला क्या, कि इसमें हमारा P2 इसलिए नहीं बना क्योंकि इनका पी पाई बॉन्ड वीक था, पी पाई बॉन्ड इनका वीक था, जिसकी वजह से ये पॉलीमराइज होकर के हमारा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो कि हम इस तरीके से इसका व्हाइट फास्फोरस के नाम से इसे जानते भी हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो कई टाइप के फास्फोरस होते हैं। तो फास्फोरस हमारा जो है P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारा एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। तो ये सारा खेला पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्यों पॉलीमराइज हुआ, तो नेचर में हमारा P4 फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये हम बात कर रहे हैं किस फॉर्म में, नेचर में हमारा फास्फोरस जो है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, न कि फास्फोरस के फॉर्म में। तो इस बात से आपको एक आइडिया लग गया होगा, इस बात का कि हमारे पास
नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बट फास्फोरस हमारा उसी परिवार का मेंबर है, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे ही फास्फोरस आता है। तो N फॉर ना और P फॉर पापा, ना पापा। तो अगर मैं बात करूं तो P जो है हमारा यहाँ पे P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ना कि N2 के फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3p पाई बॉन्ड वीक होता है, वीक होने की वजह से ये पॉलीमराइज होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सिमिलरली इसी तरीके से सेम कहानी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कहाँ पे? यहाँ पे भी और भी केसेस में देखने को मिलता है। थोड़ा हम उसको भी डिटेल में बता देते हैं ताकि आप सबको पता चले एक्चुअल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें आई कैसे। हम लोग बस नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, फास्फोरस डबल बॉन्ड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारा खेला क्यों हुआ? ये केमिकल बॉन्डिंग में सारी चीजें पता चलती है जब हमारा बॉन्ड का स्ट्रेंथ पढ़ते हैं कि बॉन्ड का जो अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमारा डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। अगर बॉन्ड हमारा वीक हुआ तो पॉलीमराइज हो जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा हर एटॉमिसिटी को शो करने लगेगा। ठीक है, हर एटॉमिसिटी को शो करने लगेगा। इसी तरीके से हमारे भाई साहब हैं ऑक्सीजन परिवार के मेंबर। ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पे O डबल बॉन्ड O के फॉर्म में रहता है, O डबल बॉन्ड O के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इस केस में आपको वही सेम कहानी, एक हमारा सिग्मा बना, एक हमारा सिग्मा बना, दूसरा हमारा पाई बना, एक हमारा सिग्मा बनेगा, दूसरा हमारा पाई बना। हुआ कैसे? वही कहानी, ऑक्सीजन में हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है? 2s2 2p4 है, तो हमारे पास एक 2s कर दीजिए, 2p4 कर दीजिए, आपको दिख जाएगा 1 2 3 4। इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन का 1 2, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4। बस यहाँ पे पहला हमारा सिग्मा बना दीजिए एक, और एक हमारा पाई बना दीजिए, एक हमारा पाई बना दीजिए इसके थ्रू। ठीक है, पाई बन, तो इसलिए हमारा एक सिग्मा एक पाई बन गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ऑर्बिटल है, तो 2p पाई बॉन्ड इसमें देखने को मिलता है, 2p पाई बॉन्ड। बट यही हमारा सल्फर के परिवार में देखें तो S2 क्या हमारा एग्जिस्ट करता है? क्या S2 हमारा एग्जिस्ट करता है? क्या नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में भी हमारा 3p ऑर्बिटल हमारा आ जाएंगे, और ये हमारा वीक बॉन्ड होगा, और जैसे ही वीक बॉन्ड होगा ये खुद पॉलीमराइज हो जाएगा, और पॉलीमराइज होकर के ये हमारा क्या बनाएगा? S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। ठीक है, नेचर में ये हमारा S8 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, नेचर में ये S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है कुछ पकड़ लाइक या क्राउन शेप टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये हमारा क्राउन टाइप का शेप है, ये हमारा क्राउन टाइप का शेप है, ये हमारा क्राउन टाइप का शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पे सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पे सल्फर लगा दीजिए, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर। सल्फर का मतलब सुरेश, सल्फर का मतलब सुरेश। अब ये क्राउन टाइप का शेप है, क्राउन का मतलब जो महारानी वगैरह पहनती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये महारानी को अगर हम पहनाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि ये हमारा सच में मुकुट जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये मुकुट जैसा हमारा दिखता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लग गया होगा, अब तो लग गया होगा ये क्राउन शेप है हमारा, ये हमारा क्राउन शेप आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारा क्या है, क्राउन शेप। तो थोड़ा सा मैंने ड्राइंग भी कर दिया ताकि आपको पता चल जाए। कि सुरेश सर को ड्राइंग भी आता है ठीक ठाक। तो ये हमारा क्राउन शेप जैसा दिखता है। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप सभी के लिए मैंडेटरी है, तो आप लोग इस स्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा, इंसान बनाने की कोशिश मत करिएगा। मैंने बस केवल बताया कि हमारा क्राउन शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये हमारा क्राउन शेप, ये हमारा क्राउन शेप है। ठीक है, अब आपको पूरा टोपी जैसा दिख गया होगा।
तो इसे हम क्राउन शेप या पकड़ शेप कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? क्राउन शेप या पकड़ शेप के नाम से जानते हैं। क्राउन शेप, तो कुछ लोग कहते हैं इसे क्राउन शेप कहते हैं, कुछ लोग इसे डब्लू शेप कहते हैं, डब्लू शेप कहते हैं, कुछ लोग इसे पकड़ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, पकड़ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसे 3 नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे 3 नाम से हम जानते हैं। चलिए, इतनी ही बातें सभी को क्लियर है? चलिए, यही सेम कहानी हमारे जब हम ऑक्साइड्स की स्टडी करते हैं, यही सेम कहानी हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो इससे हम थर्मल स्टेबिलिटी भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास SO2 है, SO2 है, SO2 है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास CO2 है, हमारे पास थर्ड है TiO2 है। अगर इन तीनों में पूछा जाए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पूछा जाए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अरेंज द ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, अरेंज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बात की? थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर बॉन्ड वीक होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। सीधी सीधी बात है। अब आपको एक बात पता है क्या? इस केस में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये SO2 ऐसे रहेगा, ये CO2 भी ऐसे ही रहेगा। बस मामला यहाँ पे क्या अंतर है? अंतर क्या है यहाँ पे? इसी तरीके से हमारे पास TiO2 है। अंतर बस इसमें ये है कि यहाँ पे ये हमारा थर्ड पीरियड का है, ये हमारा सेकंड पीरियड का है, यानी 3p और 2p पाई के बीच का पाई बॉन्ड है। यहाँ पे हमारे पास ये 4p है और ये हमारा 2p है। यहाँ पे हमारे पास 5p है, यहाँ पे हमारे पास 2p है। यानी एक सेकंड पीरियड का, एक फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, एक हमारा सेकंड पीरियड का, एक हमारा फोर्थ पीरियड का है। तो आप ही सोचिए, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी, जैसे इसमें देखें तो 2p हमारा छोटू सा है और 5p हमारा खूब बड़ू सा है। तो आपस में क्या इंटरेक्ट करेंगे? क्या ये इंटरेक्ट करके पाई बॉन्ड बनाएंगे? क्या स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, वीक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? हमारा डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। decreases from left to right. Due to weak overlapping of 5p and second period orbital, second period, fifth period and sixth period atomic orbitals. आई बात समझ? चल, तो ये बात आप सभी को समझ में आया होगा। यानी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी की थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी कहने का मतलब, अगर उसके बीच में मॉलिक्यूल में अगर हमारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड वीक है तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसका एप्लीकेशन और देखूं हमारा पाई बॉन्ड क्वेश्चन के बिहाफ पे, तो हमारा जो सल्फर के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, क्लोरीन के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने देखा होगा कार्बन परिवार में क्या बनता है? कार्बन परिवार में हमारा क्या देखने को मिलता है? कार्बन के परिवार में देखने को मिलता है सिलिकॉन। सिलिकॉन हमारा क्या बनाता है? सिलिकेट बनाता है, SiO4 4- बनाता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के परिवार में आता है फास्फोरस। फास्फोरस हमारा क्या बनाता है? फास्फोरस हमारा बनाता है फास्फेट, PO4 ट्रिपल-, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से ऑक्सीजन के परिवार कौन बनाता है? सल्फर। सल्फर हमारा क्या बनाता है? सल्फेट बनाता है, SO4 डबल-। ये सारे के सारे क्या है? पॉलीमेरिक कंपाउंड है। तो ये बनाते क्यों? ये बनाते क्यों है? इसी के नीचे क्लोरीन रहता है, क्लोरीन हमारा SO4-, तो परक्लोरेट आता है। यानी ये सारे के सारे हमारे पॉलीमेरिक फॉर्म बनाते हैं विद ऑक्साइड्स के साथ, विद ऑक्सीजन के साथ हमारे पॉलीमेरिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये पॉलीमेरिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पे रीजन ये होता है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक आर्बिटल डिक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक आर्बिटल डिक्रीज करेगा तो लोब की साइज डिक्रीज करेगी। अगर लोब की साइज डिक्रीज करेगा तो इंटरेक्शन अच्छा होगा। इंटरेक्शन अच्छा हुआ, सारे के सारे हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो ये हमारा थर्ड पीरियड का है, ये हमारा सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है। तो सबसे बेस्ट इंटरेक्शन कहाँ होगा? सबसे बेस्ट इंटरेक्शन कहाँ होगा? जिसके बीच में लोब की साइज अप्रॉक्सिमेटली सिमिलर होगी, उसमें इंटरेक्शन बेस्ट होगा। तो सबसे बेस्ट कहाँ होगा? 3p हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा छोटा होता है साइज, यानी साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो साइज हमारा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। सो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो डिक्रीजेस। सो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स आल्सो डिक्रीजेस। साइज ऑफ ऑर्बिटल आल्सो डिक्रीजेस। अगर ऑर्बिटल की साइज डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा लूप की साइज भी डिक्रीज कर रहा है, यानी उस केस में हमारा पाई बॉन्डिंग एबिलिटी इंक्रीज करेगा। पाई बॉन्डिंग एबिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा। पाई एबिलिटी इंक्रीजेज, पाई बॉन्डिंग एबिलिटी इंक्रीजेज। इसका मतलब है इस केस में रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डिक्रीजेज। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डिक्रीजेज, ये आपके गेट में पूछा गया है, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डिक्रीज। तो इस केस में हमारा रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डिक्रीज करता है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। पहले सिलिकेट बनता है, तो सिलिकेट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिलिकेट का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, SiO4 माइनस, ये हमारा SO4 माइनस है। यहाँ पे सारे के सारे सिग्मा होते हैं। बट हमारे पास फास्फेट में देखें तो फास्फेट पे एक डबल बॉन्ड आएगा, बाकी हमारे 3 नेगेटिव फॉर्म में दिखेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास सल्फेट है। सल्फेट में हमारे पास 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड में और 2 ऑक्सीजन हमारे सिंगल बॉन्ड में दिखेंगे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज छोटी हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज छोटी होने पे हमारे पास उस केस में पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पाई बॉन्ड बनता चला जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे 4 के चारों हमारे सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे 4 के चारों हमारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे 4 के चारों हमारे सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन of 3p orbital are larger in size and 2p orbital are smaller in size. So due to this reason, it form weak pi bond, and this pi bond further break and polymerize to form silicates. I was similarly you can see here in this area, here is the phosphorus having 1p double bond. So in this case अगर हम बात करें तो हमारे सिलिकेट्स में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे, बट फास्फोरस वाले केस में हमारे पास डबल बॉन्डेड सिस्टम देखने को। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड और बढ़ गया, इसमें हमारे 2 डबल बॉन्ड आ गए, इसमें देखिए हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए। यानी जैसे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की साइज छोटी होती है वैसे वैसे हमारा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में पॉलीमराइजेशन हमारा डिक्रीज करेगा। तो सिलिकेट्स में आप लोगों ने 3D सिलिकेट तक देखा होगा, 2D सिलिकेट्स, 3D सिलिकेट्स, तो बहुत सारे सिलिकेट्स आप लोगों ने पढ़ा है। आई बात समझ? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं डेल्टा बॉन्डिंग के बारे में। डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड कैसा होता है? डेल्टा बॉन्ड हम ऐसे लिखते हैं, कैसा? ऐसा। सिग्मा हम ऐसा लिखते हैं, ये हमारा सिग्मा है और ये हमारा डेल्टा है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ये हमारा डेल्टा बॉन्ड है। अगर हम बात करें डेल्टा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्डिंग में हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओवरलैपिंग जोन यहाँ पे हमें 4 देखने को मिलता है। बट लोब कितने इंटैक्ट होते हैं इसमें? लोब हमारे इंटैक्ट होते हैं 8। लोब हमारे कितने इंटैक्ट होते हैं? 8। पाई बॉन्ड में अगर मैं बात करूं, पाई बॉन्ड में हमारे पास ओवरलैपिंग जोन कितने होते हैं? इसमें ओवरलैपिंग जोन 2 होते हैं। लोब कितने इंटरेक्ट होते हैं? लोब इसमें इंटरेक्ट होते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। लोब इंटरेक्ट कितने होते हैं इसमें हमारे पास? 4, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं।
दो ओवरलैपिंग जोन बनता है इस तरीके से। यहाँ पे एक ओवरलैपिंग जोन ये है, एक ये है, एक ये हमारे क्या है ओवरलैपिंग जोन है, ये ओवरलैपिंग जोन है। और लूप हमारे पास एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इस तरीके से टोटल हमारे पास 4 लूप देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा है लूप कितने इंटरेक्ट करेंगे, इसमें लूप 8 इंटरेक्ट करेंगे, ओवरलैपिंग जोन 4 हो। तो इसे हम फेस वाइज ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। ये तो हमारा पाई बांड कैसे था, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग था। सिग्मा बांड हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग था। डेल्टा बांड हमारा फेस वाइज ओवरलैपिंग कहलाता है। फेस टू फेस वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए। तो कार्बन कार्बन सिंगल बांड में यहाँ पे एक सिग्मा है, कार्बन कार्बन डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई है। इतना बात पता चला। कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड में हमारे पास एक सिग्मा 2 पाई बांड, इतना बांड। अब हमारे पास जो फोर्थ बांड की बात कर रहे हैं, चौथा बांड हमारा बनेगा तब हमारा डेल्टा बांड, एक सिग्मा 2 पाई, इस चौथा हमारे पास डेल्टा बांड, ये हमारे पास डेल्टा बांड वाला कंडीशन बनेगा। अगर हमारे पास 2 एटम के बीच में 4 बांड है तो उसे हम डेल्टा बांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए हम आगे बात करें। तो अब हम बात करते हैं डेल्टा बांड कैसे बनता है। डेल्टा बांड जनरली हमारे पास दो ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जो जनरली डेल्टा बांड फॉर्म करते हैं। तो डी के जनरली 2 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, एक डी एक्स वाई और डी एक्स वाई की कॉम्बिनेशन से बनता है डेल्टा बांड। ठीक है, दूसरा हमारे पास डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन से बनता है डेल्टा बांड। ये दोनों हमारे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं डेल्टा बांड, फॉर्म करते हैं। बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं वे डेल्टा बांड फॉर्म नहीं करते हैं। और ये सारी चीजें जो होती है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो होता है वही डिसाइड करता है कि कौन डेल्टा बांड बनाएगा। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वही डिसाइड करता है कि कौन डेल्टा बांड बनाएगा। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ये डिफाइन करके बताता है कि हमारा डेल्टा बांड बेसिकली डी एक्स वाई और डी एक्स वाई की कॉम्बिनेशन से बनेगा और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हमने ऑर्बिटल बना दिया, तो इस तरीके से हमारे पास दिख गया। तो ये बनता कैसे है, हमने कहा इसमें 8 लोग, यानी 4 ऊपर के 4 नीचे के, 4 ऊपर के 4 नीचे के। तो ये वाला इससे जोड़ दीजिए, ये इससे कनेक्ट करा दीजिए, और ये वाला हमारा इससे और ये वाला हमारा इससे। तो यहाँ पे टोटल 4 ओवरलैपिंग जोन बनेंगे, 8 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए। 4 ओवरलैपिंग से केवल एक बॉन्ड बना है जिसे हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। ये मत सोचिएगा कि इधर आपने तो ऊपर कुछ कह दिया, तो इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड। तो चलिए वंस अगेन दोस्त, आप सभी लोग जो भी एस्पिरेंट अभी तक हम मुझे देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंस बना करके अभी तक पढ़ा। इसके साथ साथ जो भी नए एस्पिरेंट जुड़े हैं हमारे साथ, उनके लिए सेट और गेट रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है वे सभी लोग जाकर के इसे ले लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस करते रहें, और ताकि जो भी कंसेप्ट या जो भी डाउट्स रहते हैं तो उसे हम किस तरीके से उसे हम समझ सकते हैं, उसको समझने का केवल एक ही तरीका है कि हम लेक्चर्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स उसे हम देखें, ताकि हम उसके कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो इसीलिए रिकॉर्डेड कोर्सेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी एस्पिरेंट अभी तक नहीं लिए हैं रिकॉर्डेड कोर्सेज, वे लोग जाएं और फटाफट इसे अवेल करें और जा करके अपनी स्टडी को प्रॉपर तरीके से करिए। तो इसमें जाने के बाद कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFS35, तो आपको मिलेगा फ्लैट 35% ऑफ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है।
चलिए दोस्त, अब हम बात कर रहे थे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड के बारे, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड बात करने के बाद हम आएंगे हाइब्रिडाइसिस के बारे में, ठीक है। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड के केस में हम अलग रूल अप्लाई करते हैं, हम अलग रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अगर हमें स्ट्रेंथ डिफाइन करना होता तो ये स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिग्मा और पाई जो होते हैं हमारे पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होता है। यानी अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर पूछा जाए, अरेंज द ऑर्डर ऑफ डेल्टा बॉन्ड, जैसे हमारे पास 3D डेल्टा बॉन्ड दिया है, 3D डेल्टा बॉन्ड है। और हमारे पास सेकंड थिंग है, हमारे पास 4D डेल्टा, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 5D डेल्टा एंड 5D डेल्टा। अगर ऐसा केस है तो इस केस में क्या होगा? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड बताना है तो स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड इंक्रीज करेगा। तो हमारा टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड हमारा इंक्रीज करेगा। आई बात समझे? तो स्ट्रेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने में हमारा स्ट्रेंथ ऑफ डेल्टा बॉन्ड इंक्रीज करेगा, यानी 3 का सबसे ज़्यादा, फिर 2 का, फिर फर्स्ट का। चलिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डेल्टा बॉन्ड का कोई एग्जाम्पल तो बड़ा फेमस है, ये बार बार पूछा जाता है, Re2Cl8 2 नेगेटिव। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे रेनियम और रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड होता है, और यहाँ पे Cl4 Cl4। तो ये रेनियम के बीच में 4 बॉन्ड होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। आए दिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CSI या नेट हो चाहे गेट हो, हमेशा ये क्वेश्चन आप सबके लिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और हमेशा पूछा गया है। आप देखेंगे कम से कम तो 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिग्मा, पाई, डेल्टा, पाई, फिर ये हमारे पास डेल्टा बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से क्विंटुपल बॉन्ड होता है, 5 बॉन्ड भी बनते हैं। क्रोमियम मेटल के बीच में 5 बॉन्ड भी बनते हैं, जिसे हम सुपर शॉर्ट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग रहता है, यहाँ पे हमारे पास 5 बॉन्ड रहते हैं, यहाँ पे कुछ चार्जेस रहते हैं। यहाँ पे हमें क्विंटुपल बॉन्ड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्विंटुपल बॉन्ड, जिसे हम सुपर शॉर्ट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, सुपर शॉर्ट बॉन्ड के नाम से, ठीक है। चल, तो इसे बस केवल इतना याद रख लीजिए। एक एग्जाम्पल है, कभी कभी बहुत बार पूछा जाता है और ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाने लगा है ये एग्जाम्पल, तो इसलिए एग्जाम्पल आप सबको जानना चाहिए। कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट लिखा रहता है, कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट में, कॉपर एसीटेट मोनोहाइड्रेट में, कॉपर एसीटेट मोनोहाइड्रेट। ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ ये आपके जनरली हाउसक्राफ्ट में भी है, प्राइवेट केस में भी है और जेम्स हुई में भी है। तो कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट में पूछा जाता है, इस कॉम्प्लेक्स में आप लोग बताइए नंबर ऑफ CuO बॉन्ड पूछा जाता है। कभी कभी नंबर ऑफ CuO बॉन्ड पूछ सकता है, कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट, अदरवाइज अगर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं CuCH3 COO का होल ट्वाइस, और इसका हम यहाँ पे हम H2O से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
कॉपर एसिटेट मोनोहाइड्रेट ऐसे, बट एक्चुअल में ये ट्वाइस के फॉर्म में रहता है, ये एक्चुअल में ट्वाइस के फॉर्म में रहता है। इस तरीके से हमारा कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ पे भी ट्वाइस रहता है, यहाँ पे भी ट्वाइस रहता है, इस तरीके से रहता है ये हमारा। तो इस कॉम्प्लेक्स का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनता है, कैसे बनता है, ये हमारा एक्चुअल में यहाँ पे जनरली कॉपर कॉपर के बीच में 4 बॉन्ड होता है, कितना, 1 2 3 4 बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड होते हैं। और सेकंड थिंग हमारे पास यहाँ पे हम स्टेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये हमारा एसिटेट है, ये हमारा पास स्टेट है, ठीक है, CH3COO माइनस, उसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे भी हमने ऐसे कर दिया ताकि आप आसानी से बना सके और समझ भी सकें। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कर दिया हमने, ये कर दिया, ये हमने कर दिया, इस तरीके से हमने 4 स्टेट ग्रुप लगा दिया क्योंकि ये ट्वाइस के फॉर्म में था और 2 ये यानी 2 इंटू 2 नहीं हो गया टोटल 4 CH3CO हमने ये लगा दिया, प्लस यहाँ पे H2O जोड़ दिया, ये हमने H2O जोड़ दिया। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ CU बॉन्ड 10 देखने को मिलता है, टोटल नंबर ऑफ CU बॉन्ड। तो ये देखेंगे तो आपके गेट में भी पूछा गया है और उसमें भी पूछा गया, CSIR नेट में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला एक CU बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो टोटल हो गए 10, 1 2 3 4 5, तो 5 5 10, आई बात समझ। तो इसका स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा रहता है, कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट, कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट लिख करके दे के पूछ लेता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉपर स्टेट मोनोहाइड्रेट में उन्हें लगता है कि हमारे पास CH3COO रहेगा, ट्वाइस के फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन बट एक्चुअल में यहाँ पे ट्वाइस का भी पूरे मॉलिक्यूल का ट्वाइस के फॉर्म में रहता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक हमारा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। क्या होता है, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक, ये हमारा एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, यानी पूरी मनगढ़ंत कहानी है, पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। तो इसके पहले वेस्पर्स थ्योरी आती है, वेस्पर्स थ्योरी को हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमारा सारा काम हो जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन से जैसे पता चल जाएगा वेस्पर्स थ्योरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, तो वेस्पर्स थ्योरी को हम थोड़ा सा बाद में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो वेस्पर्स थ्योरी आसान हो जाती है जब हम पहले हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं, अदरवाइज वेस्पर्स थ्योरी पहले आई थी, हाइब्रिडाइजेशन बाद में आई थी। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में हम यहाँ पे बात करें तो थोड़ा सा VBT थ्योरी ये कहता है, क्या कहता है, VBT थ्योरी ये कहता है कि जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वे आपस में मिक्स करते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, यही हमारा VBT थ्योरी बताता है। तो इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को कौन दिया था, पॉलिंग एंड स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, पॉलिंग एंड स्लेटर नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, जिसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम से कम हो, उन एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं और फर्दर उनसे उसके थ्रू हमारा क्या बनता है, एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी और शेप और सिमेट्री सब कुछ सेम रहता है, उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है जैसे कि s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, यानी हमने क्या किया, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की, s और p की मिक्सिंग की, इसके थ्रू हमारा यानी ये तभी मिक्सिंग करते हैं जब दोनों के ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस लेस एनर्जी डिफरेंस एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग, यानी यहाँ पे हम इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस, इस बात पे फोकस करिएगा, जिसके बीच में लेस एनर्जी डिफरेंस हो उन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग करते हैं। जैसे हमारे पास 1s है 2p है, इसका मिक्सिंग करते हैं, 1s है, अब आप सोचें 6p का मिक्सिंग करें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखें। तो पॉसिबिलिटी उसी की होती है जहां पे हमारे पास लेस एनर्जी डिफरेंस हो, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग करते हैं, और जब मिक्सिंग करते हैं तो उसके थ्रू हमारा न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जिसकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, यानी ये हमारा न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, क्या बना, न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी,
हैविंग सेम एनर्जी। तो इसके बाद सेम एनर्जी हो जाता है एंड सेम शेप हो जाता है, सेम शेप हो जाता है। सेम शेप भी सेम एनर्जी एंड सेम शेप। हाइब्रिडेशन, तो ये तो रही बात हाइब्रिडेशंस का। तो अब ये हाइब्रिडेशंस हमारे कई टाइप के होते हैं, ये हाइब्रिडेशंस हमारे कई टाइप के होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा और यहाँ पे, तो जो भी हमारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी तक टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं लिए हैं, तो आप सभी के लिए गेट का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 1999 रुपीज़ में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो जो एस्पिरेंट प्रॉपर तरीके से सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये बात मान लीजिए। और अगर आप नहीं मानते तो आपके सामने आपका रिजल्ट आपको खुद बता देगा कि हाँ यार सिलेक्शन हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं लैक किया क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहद बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे इंसान को खाना जरूरी है, इंसान को खाना जरूरी है जीने के लिए, वैसे किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ। थ्योरी पढ़ने वाले बच्चों का केवल एकेडमिक्स क्लियर हो सकता है, लेकिन एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है उसे अगर आपको क्लियर करना है, आपको कंसेप्ट को समझना, क्योंकि मल्टीपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग जाइए फटाफट इसे लीजिए और इसके सारे क्वेश्चन बैठ करके अच्छे से सॉल्व करिए और देखिए आपसे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक को अवॉइड करिए ताकि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे बात किया एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से हमारा क्या बना, न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल और प्लस पी ऑर्बिटल। हमारे पास एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल हमारा डम्बल शेप है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के हमारे न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। इक्वल शेप के इक्वल एनर्जी के हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हमें देखने, यानी ये और ये दोनों का शेप सेम है, शेप सेम है, एनर्जी भी सेम है एंड एनर्जी सेम, एनर्जी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले यस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, पी ऑर्बिटल हमारा डंबल था, पी ऑर्बिटल हमारा डंबल था, बट दोनों आपस में कंबाइन किए तो दोनों एक न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी और शेप सेम हो जाता है। ये हमारा जो इसमें लार्जर लोब दिखता है उसे हम मेजर लोब बोलते हैं, इसे हम मेजर लोब बोलते हैं, जो हमारा क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ ईएस कैरेक्टर को बताता है। ठीक है, तो ये जो छोटू सा है ये हमारा माइनर लोब बोला जाता है, माइनर लोब इसे हम बोलते हैं, माइनर लोब बोलते हैं इसे हम। और ये क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर को, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आई बस परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर को ये डिफाइन करता है। चलिए, अब इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा रूल था। अब एक्चुअल में हुआ क्या साइंटिस्ट साहब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए परेशान थे कि एक्चुअल में कैसे हमारे मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए ये सारा खेला किया। तो यहाँ पे मिक्सिंग जो होता है, इस मिक्सिंग से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग से फ़ायदा ये होता है कि यस जो है अपना कैरेक्टर पी के साथ मिक्स कर देता है। क्या करता है, यस जो है अपना कैरेक्टर पी के साथ मिक्स कर देता है। ठीक है, चलिए। तो हमेशा इस बात को आप लोग याद रखेंगे, क्या चीज़, यहाँ पे हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जैसे हमने कहा कि इन दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं तो अपने कैरेक्टर को मिक्स करते हैं। यस ऑर्बिटल पी के साथ मिक्स होकर के इक्वल हमें एनर्जी के इक्वल शेप में देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे अपने कैरेक्टर को ये मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैरेक्टर को ये मिक्स कर देते हैं।
तो ऐसा होने से क्या फ़ायदा होता है? ऐसा होने से फ़ायदा ये होता है, पहले हमारे पास ये दोनों थे, अगर इनकी ओवरलैपिंग कराते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है, बट अगर हम इन दोनों की ओवरलैपिंग कराते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग करने का मतलब, इनका इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारे पास माइनर लूप है, माइनर लूप ऐसे कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर में ज़्यादा होगा। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का मतलब क्या? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो, यानी अब ओवरलैपिंग बेस्ट होता है। तो इस केस में हमारे पास परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है, यानी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जब भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या देते हैं? इफेक्टिव ओवरलैपिंग देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव इफेक्टिव ओवरलैपिंग, काफ़ी अच्छा ओवरलैपिंग यहाँ पे शो करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बट ये अगर हम बात करें वही एटॉमिक ऑर्बिटल जनरली बनाते हैं तो उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होता जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, किसी में मतभेद नहीं, कोई झगड़े वाली बात नहीं है। अगर दो डिफरेंट टाइप के नेचर के हैं तो एक कहेगा ऐंठता रहेगा हमेशा। गाँव में जैसे होते हैं, दो घर में दो भाई होते हैं तो हमेशा एक ऐंठता रहता है, वो अलग ही टेंशन में रहता है। एक जो होता है बड़ा सीधा साधा होता है। वही सेम कहानी यहाँ पे भी, वही सेम कहानी है। तो यहाँ पे पहले एस ऑर्बिटल अपने अकड़ में था, पी वाला अपने अकड़ में था। अब उन दोनों के जब करेक्टर को ही मिक्स कर दिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तो पता चला बेचारों का करेक्टर मिक्स हो गया। अब वो बेचारा कह रहा भाई हमारे पास भी उतना ही, तुम्हारे पास भी उतना, आओ मिल लेते हैं। मिलते हैं, फाइनली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, शेप सेम है, सिमेट्री सेम है, बड़े अच्छे से। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा, ओवरलैपिंग ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी गैप अगर ज़्यादा है तो उसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा। जैसे 2s का है, 2s का हमारा 2p से इंट्रैक्शन तो कर जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप इसमें कम है। अब यही सोचिए हमारे पास यहाँ पे 5p ले लें, 5p के साथ अगर इंट्रैक्शन कराएंगे तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है एनर्जी गैप ज़्यादा है। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम एनर्जी गैप है, मैक्सिमम एनर्जी गैप, यहाँ पे हमारे पास मिनिमम है तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सिंग होगी, और मैक्सिमम होगा तो एनर्जी गैप होगा तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो, वहाँ पे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेंगे। आई बात समझ? यानी अगर मैं बात करूँ तो जैसे अगर हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, मॉलिक्यूल क्या, जैसे अगर मैं बात करूँ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल अगर हमने ले लिया, ये हमने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है, तो हमने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ले लिया। इस पर क्या किया हमने, एस ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन कराया तो हमारे पास ऐसे देखने को मिला, ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकली चल रही है। तो इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगा, मोर रिपल्सन होगा। हाइब्रिडाइजेशन से फायदा क्या हुआ इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लिया है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल लिया। तो ये हम फायदा बता रहे हैं कि एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन से फायदा क्या हुआ। जब हमारे पास दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड थे, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल थे और अनहाइब्रिडाइज्ड एस ऑर्बिटल थे, तो उस केस में यहाँ पे हमें मोर रिपल्सन देखने को मिलता है। आफ्टर मिक्सिंग इनका जो शेप होता है वो सेम हो जाता है, इनका शेप जो है वो सेम हो जाएगा। जैसे अभी ऊपर मैंने दिखाया था, जब शेप सेम हो जाता है तो उस केस में ये कुछ इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। शेप सेम हुआ तो ये हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल जब फॉर्म करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो करते हैं, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। आई बात समझ? तो अब इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में इसके बीच में हमारे पास लेस रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन कम हो जाएगा तो ये मोर स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल। ये वाला क्या था, लेस स्टेबल था। चलिए, तो ऐसी कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बट कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए, जहाँ पे हमारे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं थी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कुछ ही जगह जरूरत था, कुछ जगह पे हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं थी। ये बात भी पता चला समय के साथ, जब पता चला कि सेंट्रल एटम, यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो सेंट्रल एटम हमारा स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, बट जनरली हम स्मॉल कंसिडर करते हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल एटम अगर काफ़ी लार्ज है,
सेंट्रल एटम लार्ज है तो इसका मतलब है उस केस में हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ले लीजिए, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल रख लीजिए। इसके बीच में भी रिपल्सन, अब बात करें तो हमारा रिपल्सन जो होगा यहाँ पे लेस होगा। लेस क्यों होगा इस केस में, लेस क्यों होगा? अगर सेंट्रल एटम हमने लार्ज कर दिया, सेंट्रल एटम लार्ज कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये काफ़ी बड़ा एटम है, सेंट्रल एटम काफ़ी बड़ा है, यानी काफ़ी बड़ा मतलब इतना बड़ा हम कर दे रहे हैं। तो यानी इसका जो लोब होगा, इसका लोब होगा ऊपर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। अब आप ही देखिए क्या इसके बीच में रिपल्सन है, क्या इसके बीच में रिपल्सन है, क्या इसके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा क्या? नहीं, वेरी लेस रिपल्सन है। तो इस केस में कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिले जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो वे केसेस की बात करें तो वे हमारे पास जहाँ पे जनरली सेंट्रल एटम लार्ज साइज के थे उन केसेस में, और सराउंडिंग एटम हमारे स्मॉल है। सेंट्रल एटम लार्ज एंड सराउंडिंग एटम स्मॉल, वेरी स्मॉल, लाइक हाइड्रोजन। तो उस केस में हमें ऐसा देखने को मिला कि आप जहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, यानी नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था, नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर वाले में हाइब्रिडाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ वाले में नहीं है। ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू बना हुआ बॉन्ड था, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू। बिना हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू जो बॉन्ड बनता है वो स्टेबल नहीं रहता, वो अनस्टेबल रहता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो मॉलिक्यूल बनते हैं बट उतने स्टेबल बॉन्ड वहाँ पे भी नहीं होते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा स्टेबल बन। तो इसी को हम कहते हैं, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसे हम कहते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल, हम कहते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का सबसे शानदार तरीका है जो है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। क्या निकालेंगे? स्टेरिक नंबर। हम ट्रिक दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स आप सभी को पता है, मुझे पता है। हाइब्रिडाइजेशन हमारे sp sp2 sp3d sp3d2 sp, तो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिख भी देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे कहेंगे सर आपने तो थोड़ा सा गलत बात किया मेरे साथ, तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे कई टाइप के होते हैं। पहला मैं बात करूँ तो sp3 sp, जो कि हमारा कैसा होता है? लीनियर होता है, लीनियर होता है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। यहाँ पे ज्योमेट्री बोल दीजिएगा, इसको क्या बोल दीजिएगा? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो sp2 है, sp3 को हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। ये sp3 है जिसे हम टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। ये sp3d है जिसे हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के नाम से जानते हैं। ये sp3d2 है जिसे हम ऑक्टाहेड्रल के नाम से जानते हैं। ये sp3d3 है जिसे हम pbb के नाम से जानते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के नाम से जानते हैं। ये sp3d4 है जिसे हम स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक के नाम से जानते हैं या डोडेकाहेड्रल के नाम से जानते हैं। दोनों अलग अलग हैं, डोडेकाहेड्रल और स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास sp3d5 होता है जिसे हम ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के नाम से जानते हैं, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के नाम से जानते हैं, ट्राइकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मैंने बात किया इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ये हमने बात किया ज्योमेट्री। तो हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेरिक नंबर के बारे में। किसके बारे में? हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर के बारे में। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर 3 आएगा तो हम क्या बोलेंगे? अगर 3 आएगा तो हम बोलेंगे उस समय, अगर 3 आएगा तो हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 आएगा तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल। 5 आएगा तो हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आएगा तो ऑक्टाहेड्रल।
7 आएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड 8 आएगा, स्क्वायर या स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक या डोडेकाहेड्रल, या 9 आएगा तो इस तरीके से। तो यह हमें पता चल गया स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर सभी को पता चल गया, स्टेरिक नंबर सभी को पता चल गया। स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो हम बोलेंगे sp हाइब्रिड, स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड, स्टेरिक नंबर 3 होगा तो sp3 बोलेंगे, स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हम sp3 बोलेंगे, स्टेरिक नंबर हमारा 5 होगा तो हम बोलेंगे sp3d। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टेरिक नंबर आपको निकालना अगर आ गया तो आपका सारा काम हो गया। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हमेशा सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता होना चाहिए। क्या सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी को पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे मैं बताया हूँ, काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता है, उनको भी मैं बता देता हूँ। जब भी सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैं फार्मूला बताऊंगा इस फार्मूले में यही अप्लाई करना है। तो जैसे हमारे पास ह, ली, न, का, रब, शफर, फरा, इन सभी के लिए हमें 1 यूज करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 1 यूज करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें 1 यूज करना है। इसी तरीके से बेटा, मांगी, कार, स्कूटर, बाप, रे, इसके लिए हमें 2 यूज करना है। ठीक है, इसके लिए 2 यूज करना है। पुरान फैमिली के लिए बैल, गै, इंडियन, ट्राली, पर, इसके लिए हमें 3 यूज करना है। काशी, जीने, 3 से लेट निकाला, इसके लिए हमें 4 यूज करना है। इसी तरीके से नाव फोड़ो, ऐसे, सभी, बिस्किट, इसके लिए हमें 5 यूज करना है। ओ, स, से, टी, ओ, इसके लिए हमें 6 यूज करना है। फालतू का कल, बारात आएगा ऑर्केस्ट्रा में, इसके लिए हम 7 यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, ये सभी होंगे तो इसके लिए हम 8 यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे जनरली यूज करने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर है, इतनी बातें सभी को क्लियर है। इस तरीके से अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रहेंगे सेंट्रल एटम के, ये हमने क्या बताया, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया है। अब हम फार्मूला बताने वाले हैं, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए फार्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम जनरली क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं, बड़े आराम से निकालते हैं। चलिए, तो यानी अब हमें निकालना है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकलेगा तो हमें हाइब्रिडेशन ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम number of valence electron of central atom plus number of surrounding atom, number of surrounding atom प्लस माइनस चार्ज, यानी क्यूब से, ये क्या है हमारा चार्ज, डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला यूज करेंगे हम जनरली स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। ये फार्मूला हम यूज करेंगे जनरली स्टेरिक नंबर निकालने के लिए। यानी अगर हम चार्ज, जैसे अगर हमारे पास कोई एटम ए है, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर मान लेते हैं ए बी टाइप का मॉलिक्यूल हो, अगर इस पर 2+ लिखा है, 2+ लिखा है या इस तरीके से कुछ भी किया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फार्मूले में जो भी है ए बी उसके बारे में हम बता देंगे, जो भी है उसके बारे में बता देंगे। अगर यहाँ पे +2 है तो इसे हम -2 कर देंगे। अगर यहाँ पे, अगर ऊपर वाले में ए बी के ऊपर -2 है तो हम यहाँ पे a + b + 2 करेंगे। जस्ट इसका हम अपोजिट साइन लेंगे। ठीक है, साइन हमेशा अपोजिट लेंगे, जो ऊपर रहेगा उसके हम अपोजिट लेंगे। प्लस था तो माइनस किया, प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे। जस्ट हम हमेशा अपोजिट साइन लेते हैं, जस्ट हम हमेशा अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा चार्ज रहेगा उसके ऊपर उसका हम अपोजिट साइन लेते हैं फार्मूले में। जैसे अब हम बात करते हैं कुछ केसेस में स्टेरिक नंबर निकालने का तरीका, ताकि आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें थोड़ा सा भी डाउट हो हाइब्रिडेशन निकालने में, वो थड़क से निकाल सकता है बिना कुछ सोचे विचारे इस फार्मूले के बिहाफ पे। जैसे सबसे सिंपल हम पहले ले रहे हैं CH4, सबसे सिंपल CH4। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि कौन सा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम हमेशा वही होता है जो लेस नंबर में हो। पहला रूल ये
कि जो सबसे कम संख्या में वही हम सेंट्रल एटम मानते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है सेंट्रल एटम को डिफाइन करने का कौन सा सेंट्रल एटम हो सकता है। तो दूसरा तरीका ये है सेंट्रल एटम को डिफाइन करने का कि जिसकी साइज बड़ी हो उसको हम सेंट्रल एटम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जो चार्ज ऊपर लिखा रहता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर जो चार्ज लिखा है अगर पॉजिटिव लिखा है तो सेंट्रल एटम के ऊपर रहेगा, अगर नेगेटिव लिखा है तो सराउंडिंग एटम के ऊपर रहता है। ठीक है, आइए अब इस केस में इतनी बातें तो आपको पता चल गई। तो इसमें सबसे लेस नंबर में कौन सा है, कार्बन है, तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, अभी हमने ऊपर बताया था कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, बस बात खत्म। यहाँ पे रखा 4, उसके बाद मैंने रखा नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कितने हैं, 4 हाइड्रोजन को सराउंडिंग एटम, कार्बन के सराउंडिंग में कितने हैं, 4 लोग हैं। डिवाइड बाई 2, कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज रखने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ चार्ज दिया ही नहीं तो चार्ज क्यों रखें। आ गया 4, यानी हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने क्या निकाला, स्टेरिक नंबर निकाला। स्टेरिक नंबर से हमें पता चल गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, है कि नहीं। ये बात क्लियर हुआ। और थोड़ा सा सर और कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे हमारे पास है BeCl2, इसमें निकालना है तो स्टेरिक नंबर सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 है, 2 है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, बस 2, कितने सराउंडिंग है 2, डिवाइड बाई 2 आया 2, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी sp का मतलब है लीनियर ज्योमेट्री, यानी sp का मतलब है लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। ये हमारा CH4 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इस तरीके से। ये हमारे पास BeCl2 लीनियर फॉर्म बना, BeCl2 हमारा लीनियर फॉर्म बना, खत्म कहा, BeCl2 हमारा लीनियर फॉर्म बना। इतनी बातें हो गई। इसी तरीके से सर और बताइए, जैसे हमारे पास AlCl3 है, आपसे पूछ लिया गया इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में बोरान फैमिली में आता है, बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और 3 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 आ गया हमारे पास स्टेरिक नंबर 3। 3 आने का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ट्राइगोनल प्लेनर। इसी तरीके से चाहे BF3 हो, BF3 में भी देखेंगे तो बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 3 आएगा, यानी ये भी हमारा sp2। खत्म कहानी। तो जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं, बस एकदम आसान से याद रहता है। जैसे हम बात करें NH3 का, तो स्टेरिक नंबर अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने रख दिया 5, 3 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 आएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब इस केस में हमें स्ट्रक्चर बनाते वक्त कैसे पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, हमें तो पता है बट आपको कैसे पता चलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा स्टेरिक नंबर अगर आपको लोन पेयर निकालना है तो लोन पेयर निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लोन पेयर इक्वल टू स्टेरिक नंबर माइनस सराउंडिंग एटम। स्टेरिक नंबर कितना है, 4 आया है, 3 सराउंडिंग एटम है, 1 लोन पेयर, खत्म कहा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, आएगा समझ। तो ये अंडरस्टूड है, देखते ही आप मॉलिक्यूल को देखते रहिए उसमें कितने सराउंडिंग एटम है, उसमें से स्टेरिक नंबर जो आया है उसमें से घटा दीजिए, खत्म कहानी, बहुत आसानी से आपका निकल जाता है। इसी तरीके से हमारे पास H2 है, H2 में निकालना है, यहाँ पे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे भी sp3 निकल करके आ गया। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सोच रहे होंगे सर आप तो आसान वाला कर रहे हैं, इससे तो हमको याद है, कोई अच्छा वाला करिए। ClF3 का कर लीजिए, ClF3 का कर लीजिए, आपका मन है ClF3 का कर लीजिए। तो यहाँ पे क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग में 3, तो ये हमारा स्टेरिक नंबर आ गया कितना, 7 3 10 आ गया 5, 5 मतलब sp3d, इतना आ गया। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हमारा क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसमें कितने लोन पेयर होंगे, 5 आया है तो 5 में से 3 सराउंडिंग एटम कम कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, P शेप बन जाता है। ये हमारा क्या होता है, P शेप। ये हमारी ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं, बट इसमें हमारे शेप में ओनली बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं, ओनली बॉन्ड पेयर को हम कंसीडर करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास किसी का भी निकाल सकते हैं, PCl5 का निकाल लीजिए। इसमें हमारे पास फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5, सराउंडिंग 5, डिवाइड बाई 2 5, sp3, ये भी हमारा TPP। इसी तरीके से हमारे पास I3 माइनस कर दीजिए, इसमें निकालना है स्टेरिक नंबर, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे,
कि सर इसमें तो तीनों आयोडीन ही है, तो किसी को एक सेंट्रल एटम मान लीजिए ना यार, उसमें क्या सोचने वाली बात है। अगर तीनों सेम है तो किसी को एक सेंट्रल मान लीजिए, दो को सराउंडिंग रख दीजिए। तो हमारे पास आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 सराउंडिंग एटम, एक नेगेटिव चार्ज, +1 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, हमारे पास आ गया 5 sp3d। तो यहाँ पे हमारे पास 3 लोन पेयर हो जाएंगे और 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, लीनियर टाइप। कैसा हो जाएगा? लीनियर। ये हमारा कैसा हो जाएगा? लीनियर। है कि नहीं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी मालिक्यूल का, चलिए जैसे हम कुछ क्वेश्चंस भी लाए हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस के बिहाफ पे, बट यहाँ पे कह दिया है वेस्पर्स थ्योरी के बिहाफ पे, अकॉर्डिंग टू वेस्पर्स थ्योरी। वेस्पर्स थ्योरी में तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। वेस्पर्स थ्योरी में क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ज्योमेट्री बताया जाता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को हम कंसीडर करते हैं। इसमें पूछा है SF4, PF4 माइनस, XCF4, ICL4 माइनस द नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये SF4 है। अब हमारे पास निकालने का तरीका हमको पता ही है, हाइब्रिडाइसिस, लोन पेयर भी निकालना आता है, निकाल सकते हैं खटाखट। BF4 माइनस है, XCF4 है, ICL4 माइनस है। तो इसमें स्टेट नंबर निकालेंगे तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 आ गया 5। 5 आने का मतलब है 4 सराउंडिंग एटम, एक लोन पेयर, 4 सराउंडिंग एटम, 4 बॉन्ड पेयर होगा और प्लस 1 लोन पेयर होगा। पूछा कितना है? 2 लोन पेयर चाहिए इसको। इसमें बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 सराउंडिंग एटम, एक नेगेटिव चार्ज, +1 डिवाइड बाई 2 आएगा 4। 4 आने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास चारों बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि 4 हमारे पास सराउंडिंग एटम भी है, तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास देखें तो जेनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 आ गया 6। 6 आने का मतलब है कि इसमें हमारे पास 4 सराउंडिंग एटम है, तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे प्लस 2 लोन पेयर हो जाएंगे। खत्म कहानी। यहाँ पे ICL4 दिया है, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 4, एक नेगेटिव चार्ज, +1 डिवाइड बाई 2 ये आया 6। 6 के मतलब है यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें भी हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। इसी तरीके से सिमिलरली हमें यहाँ पे भी देखने को मिल गया। खत्म कहानी। यहाँ पे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर है। खत्म कहानी। यानी इसमें भी 2 लोन पेयर दिखेंगे, इसमें भी 2 लोन पेयर दिखेंगे। तो हमारे पास 2 स्पीसीज ऐसे हैं जहाँ पे हमें, इसमें पूछा नंबर ऑफ स्पीसीज, कितने स्पीसीज ऐसे हैं जिसपे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो जो 2, ये आपके CSIR नेट में 2011 जून में पूछा गया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, अगर इसको आता था वो बड़े ही आसानी से करके निकल जाता। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मॉलिक्यूल H2O NH3 and CH4। अभी अभी हमने निकाला था, सभी में हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन आता है, sp3 हाइब्रिडेशन आता है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, हाइब्रिडेशन आर द सेम। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन था। चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस। I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अभी अभी हमने बात किया था I3 माइनस के बारे में, तो आप निकाल सकते हैं, जून 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट नंबर निकालेंगे तो आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 सराउंडिंग एटम, एक नेगेटिव चार्ज, +1 कर दिया, डिवाइड बाई 2 आ गया 5। ऐसे आने पे हमारा है गया sp3d। हमारा स्ट्रक्चर बना ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे बना 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द I3 माइनस। तो I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें 3 देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हम 3 नहीं कहेंगे, 3 नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया है, यानी इसके पास भी हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, यानी एक इधर भी है, 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 एक इधर भी है। तो टोटल पूछने का मतलब है कि सराउंडिंग में जो है उसके ऊपर भी हमें काउंट करना है। तो टोटल 9 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे 3 नहीं 9। अगर सेंट्रल एटम आयोडीन के बारे में पूछा तो तब आप कहते हैं कि हमारे पास 3 लोन पेयर है। इसने पूछे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताइए, इसलिए मैंने 9 बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, विच अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर, किसके पास प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो निकाल सकते हैं आप। CO3 डबल माइनस है, तो इसके केस में स्टेट नंबर निकाल लीजिए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। एक इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम होगा, जब भी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम में होगा, उसे हम काउंट नहीं करेंगे एज ए सराउंडिंग एटम के फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा सराउंडिंग एटम है, नॉट काउंट, नॉट काउंट, नॉट काउंट ऑक्सीजन एज ए
सराउंडिंग एटम, तो हम इस केस में काउंट नहीं करते। किसी भी केस में जब भी हमारा सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इस केस में हमारा सेंट्रल एटम हमने लिख दिया। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 थे। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज है यानी +2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया 3। 3 आने का मतलब sp2। हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। खत्म कहानी। आपको दिख गया ट्राइगोनल प्लेनर से इस तरीके से। तो यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर पूछा, बिल्कुल बन गया। SO3 में पूछा है, SO3 में सेम वही कहानी। सराउंडिंग एटम हमारा ऑक्सीजन है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 आ गया 3। ये भी हमारा sp2, यानी ये भी हमारा ट्राइगोनल प्लेनर से बनेगा ऐसे। XeO3 है, XeO3 तो जेनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 आएगा 4। यहाँ पे ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर बच जाएगा और 3 हमारे पास ऑक्सीजन इससे लग जाएंगे। ये हमारा पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। आई बात समझ? यानी ये प्लेनर नहीं है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं। कौन सा हमारा तीनों के दिनों में प्लेनर है? तो हमारे पास जहाँ पे XeO3 है उसको निकाल दीजिए, XeO3 जहाँ जहाँ है निकाल दीजिए, बाकी हमारा आंसर निकल गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन, बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं थी। XeO3 तीन ऑप्शन में दिया था, एक में नहीं दिया था। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? स्ट्रक्चर कैसे बनाया? जेनान के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस बिहाफ पे मैंने बना दिया फटाक से। और जनरली आपको ये भी बात पता है कि जब हमारे पास जेनान का स्टेट नंबर 4 आया है तो उसमें 3 सराउंडिंग एटम है, 3 सराउंडिंग एटम हमारे पास ऑक्सीजन लगा दिया, एक लोन पेयर बचेगा, मैंने लगा दिया। अब ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हमने हर जगह 2 बॉन्ड बनाए। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ लोन पेयर आर आइडेंटिकल इन द पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर किसमें आइडेंटिकल इन पेयर है? आप इसमें निकाल लीजिए, इसमें अभी अभी निकालें। 8 + 4 डिवाइड बाई 2 आएगा 6, यानी sp3d2, यानी हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर + 2 लोन पेयर। CL3 में अभी अभी हमने देखा था, इसमें 3 बॉन्ड पेयर थे + 2 लोन पेयर था। तो यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, बिल्कुल सही है। तो आंसर निकल आया हमारा CL3। तो CL3 शेप हमारा कैसा होता है? टी शेप, ऐसा होता है टी शेप, 2 लोन पेयर। और ये हमारा XeO4 कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर। ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर। शेप कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल एटम I3 + I3- आयंस। तो विथ लोन पेयर के साथ बताना है, ज्योमेट्री बताना है, तो आप I3+ का निकाल लीजिए और I3- का निकाल लीजिए। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका मैंने बताया है। स्टेट नंबर, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने सराउंडिंग? 2, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब -1, डिवाइड बाई 2 आएगा 8, डिवाइड बाई 2 आएगा 4, 4 का मतलब sp3, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस केस में निकाल लीजिए, माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस दिया है। इसमें तो अभी अभी मैंने बात किया था, इसमें हमारे पास स्टेट नंबर कितना आता है? 5 आता है। 5 का मतलब sp3, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है, ये वाला हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, 2 आयोडीन हमारा ऐसे रहेंगे, ये हमारा बनेगा वी शेप या एंगुलर शेप। इसे हम वी शेप के नाम से जानते हैं, वी शेप या एंगुलर शेप के नाम से जानते हैं, एंगुलर शेप या बेंट शेप के नाम से भी जानते हैं, और बेंट शेप। ठीक है, 3 नाम से हम इसे जानते हैं, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप के नाम से। खत्म कहानी, है ना? बड़ा आसान, कुछ नहीं है। तो ये 2013 में पूछा गया था। चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें कंडीशन थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, तभी इस टॉपिक पे आएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट नॉन लीनियर एंड आइसोस्ट्रक्चरल पेयर इज। नॉन लीनियर आइसोस्ट्रक्चरल पेयर कौन सा है? आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, आइसोस्ट्रक्चर का मतलब सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो? सेम। जून 2014 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास SCl2 दिया है, हम निकाल लेंगे इसका
सराउंडिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 सराउंडिंग एटम, डिवाइड बाई 2 आएगा 4, यानी यह हमारा हो गया sp3, यानी SCl2। ये हमारा ऐसे रहेगा वी शेप में है, तो ये तो लीनियर होने से रहा, ये तो लीनियर होने से रहा, ये नहीं। अच्छा, इसमें पूछा है नॉन लीनियर, कौन सा नॉन लीनियर है, तो ये बिल्कुल नॉन लीनियर है, सही बात है, ये बिल्कुल नॉन लीनियर है। बट I3 माइनस हमारा लीनियर है, तो ये तो नहीं होगा, ये हमारा नॉन लीनियर, दो के दोनों नॉन लीनियर है, और दो के दोनों हमारे आइसोस्ट्रक्चरल भी है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था, ऐसे ही ये भी बना था, ऐसे ही ये भी बना था, ये हमारे दो के दोनों आइसोस्ट्रक्चरल, बोथ आर, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो इट इज कॉल्ड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल, ये दोनों क्या होंगे, आइसोस्ट्रक्चरल होंगे। दोनों हमारे आइसोस्ट्रक्चरल हो गए, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे तो Cl2 माइनस दिया है, तो CMH हमारा 7 2 9 10, यानी हमारे पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ये नहीं होगा, 7 2 9 10 नहीं होगा, कोई नहीं होगा। बाकी हमारा सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इसी तरीके से हमारे पास द शेप ऑफ XeO2F2 दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम से हम काउंट नहीं करेंगे, तो जिनान के वैलेंस शेल में से 8 और फ्लोरीन 2 डिवाइड बाई 2 आएगा 5, 5 का मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। ये 2005 गेट में पूछा गया था, ये हमारे पास 2005 से पूछा है, से पूछा है, तो से पूछने का मतलब है यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हमारे पास देखने को मिलता है 5 ऐसा। तो ये ऐसे ना बना करके हम ऐसे बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। फ्लोइंग फ्लोइंग को हम यहाँ पे रखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हम यहाँ रखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट हमारा एक्सियल पोजीशन पर प्रिपेयर करता है इनके साथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अकॉर्डिंग टू वेंट्रोल, इसलिए हमने ऐसा किया, ऐसा। तो ये हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल है, नहीं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल तो नहीं, स्क्वायर है नहीं, पेट्राइडल नहीं है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे ज्योमेट्री पूछना चाहिए था, शेप पूछा है, बट फिर भी इसने आंसर जो दिया है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिया है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना जो है वो ज्योमेट्री पूछना चाहिए था, ये गलत पूछा है, शेप पूछा है, फिर भी इसका आंसर जो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस टॉपिक के बारे में भी हम बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पे द ज्योमेट्री ऑफ अराउंड द ClF4 प्लस, ये गेट 2009 में पूछा गया था। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 सराउंडिंग एटम, 1 माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 हमारे आ गया 10 डिवाइड बाई 2 5 sp3। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल खत्म कहा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो चलिए गाइस, ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो दोस्त सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो आप लोग अगले YT के लेक्चर में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अपना लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आप सब फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ सब कुछ समझ में आया है नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।